हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको राजस्थान जेल प्रेरी 2025 के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जेल प्रेरी के लिए। तो आपकी 180 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है। अब सबसे कठिन टॉपिक, जैसा कि आप सभी ने कमेंट करके बोला था कि सर कथन और तर्क ले आइए, कथन और तर्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ले आइए। तो उसी का ये पार्ट फर्स्ट है। कॉन्सेप्ट कराऊंगा सबसे पहले और उसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब कहने की बात नहीं है ये, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रीजनिंग की प्लेलिस्ट तो बना ही दिया हूँ, उससे पहले अपन ने टॉपिक कर लिए हैं कई। अब राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन भी ला रहा हूँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आते हैं। और जनरल साइंस की भी आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जेल प्रेरी के लिए पूरा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप मेरिट लिस्ट में नंबर ला सकते हैं, वो उन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कथन और तर्क से संबंधित कुछ कॉमन टिप्स दे रहा हूँ, वो देख लीजिए। क्या है कि कथन को बड़े आराम से तोड़ना है। कथन को बड़े आराम से तथा तोड़कर फिर समझकर पढ़े। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे आप, तो आपको यहाँ पे लिख लिख के बता रहा हूँ सब चीज़, कि कथन को कभी भी लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग बनाते समय या बनाते वक्त व्यक्ति व्यक्तिगत धारणाएं जो भी आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाए, वो आपको नहीं लानी है। यानी कि कभी भी लॉजिकल रीजनिंग बनाते वक्त व्यक्तिगत धारणाएं जो आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाए कभी भी नहीं लानी। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी सोच प्रश्न बनाते समय या प्रश्न बनाते वक्त आपकी सोच प्रश्न बनाते समय एक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। अधिकारी की रूप में होनी चाहिए। बात आ गई समझ में? फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए आप कि कभी भी कथन से संबंधित या कभी भी कथन से हटकर, ये हटकर कहीं गई बात चाहे कितनी भी अच्छी हो या पॉजिटिव हो, कभी भी कथन से हटकर कही गई बात चाहे कितनी भी अच्छी हो या पॉजिटिव हो, अवैध
मानी जाएगी या अवैध माना जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखिए कि किसी भी कथन की तुलना हमें किसी भी कथन की तुलना करना अवैध है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कथन और तर्क से संबंधित कॉमन टिप्स को। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब आप यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के कोई से भी सवाल को बनाते समय या लॉजिकल रीजनिंग में डिफाइनाइट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः अवैध माना जाएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में डिफाइनाइट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः अवैध माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से शब्द है। जैसे एक तो है कि केवल, दूसरा है सभी, तीसरा हमेशा। केवल, सभी, हमेशा, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आपके पास शब्द देखे जा सकते हैं कथन में। एक और है नहीं हो सकता के अलावा, वो है असंभव। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग में डिफाइनेट शब्दों का प्रयोग क्या है, अवैध माना जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में, क्या में, लॉजिकल रीजनिंग, ये जितने भी सवाल होंगे यहाँ पे वो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव शब्द या पॉजिटिव सोच, ये आपको पॉजिटिव सोच लानी है। कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव सोच वाले शब्द जैसे कि परिणाम के अलावा हानि, लाभ, हानि हो सकता है, लाभ हो सकता है, और जैसे कि सलाह संबंधी कोई भी कथन हो, या फिर सुधार या निर्णय। क्या कहा मैंने कि कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव सोच वाले परिणाम, हानि, लाभ, सलाह, सुधार या निर्णय अवैध माना जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें अवैध मानी जाएगी ये आपको याद होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट यह है कि आपकी सोच, सलाह, सुधार, निर्णय, ये निर्णय लिखा है मैंने, निर्णय, जनहित, गरीबी, अमीरी, जनहित, देशभक्ति, इनसे संबंधित होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको ये बात कि आपकी सोच, सलाह, सुधार, निर्णय, देशभक्ति या गरीबी इनके हित में होनी चाहिए। इनके बारे में सोचकर आपको निर्णय लेना है। चलिए अब इसको मैं दोबारा से एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपका भी एक बार और रिवीजन हो जाए। कॉमन टिप्स है ये, कथन को बड़े आराम से तथा तोड़कर फिर समझकर पढ़ना है। जो भी आपको क्वेश्चन में कथन दिया होगा उसको अच्छे से पढ़ना है आपको और उसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब कि उसको एक एक शब्दों में, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट कि कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो लॉजिकल रीजनिंग होता है,
तो लॉजिकल रीजनिंग बनाते वक्त व्यक्तिगत धारणाएं, व्यक्ति से रिलेटेड जो आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाए, वो आपको कभी भी नहीं लानी है। उदाहरण के लिए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको और समझा दूंगा। तीसरा पॉइंट कि आपकी सोच प्रश्न बनाते समय एक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए, कि आप एक अधिकारी है और उस समय आप कौन सा निर्णय लेंगे, वही आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। चौथा पॉइंट कि हटकर कभी भी कथन से हटकर कही गई बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कथन से हटकर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो अवैध मानी जाएगी। अवैध यानी कि वो गलत मानी जाएगी। किसी भी कथन की तुलना करना अवैध है, यानी कि कोई भी आपको कथन दे रखे हैं, चाहे वो एक दे रखा हो, दो दे रखा हो, फिर उसके तर्क दे रखे हैं, तो उसकी तुलना करना अवैध है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कुछ टिप्स है ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे इससे। अब यहाँ पे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में डिफाइनाइट शब्द होते हैं कई, और डिफाइनाइट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः अवैध माना जाता है। अवैध का मतलब वही गलत हो जाएगा। जैसे कि केवल, केवल शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि ये सामान्यतः अवैध है। सभी, हमेशा, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ कथन में आपको दे रखा हो, असंभव, ये चीज़ें क्या है, ये अवैध मानी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग में पॉजिटिव सोच वाले शब्द जैसे कि परिणाम, हानि, लाभ, सलाह, सुधार या निर्णय, ये भी अवैध माना जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी सोच, मैं दूसरा हाइलाइटर यूज ले लेता हूँ। आपकी सोच जो है, आपकी सोच सलाह, सुधार, निर्णय, दिख रहा है ना आपको, निर्णय, जनहित या देशभक्ति या गरीबी या समाज, इन जो शब्द बोले हैं मैंने, उसके पक्ष में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ है वो गरीबी होनी चाहिए, देशभक्ति के, यानी कि आप देशभक्ति से रिलेटेड के पक्ष में होने चाहिए, जनहित में आपका पक्ष होना चाहिए, आपका निर्णय सही होना चाहिए, सुधार का कार्य हो, ऐसा सलाह देनी है आपको, ऐसी तर्क चाहिए आपकी, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप खुद ही करना। अगर आपसे ना होंगे तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है और आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ और देखिए, इस सभी क्वेश्चन में मैं 5 ऑप्शन दिए हैं। अब ये 5 ऑप्शन में से आपकी जो राजस्थान बोर्ड है वो आपके तो 4 ऑप्शन ही आएगा, और एक 5वां ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ई, वो होता है अनुत्तरित प्रश्न, जो कि आपको अटेम्प्ट करके आना है। ये तो आपको पता होगा नियम तो। लेकिन जो 4 ऑप्शन है वो इन 5 ऑप्शन में से होंगे। हो सकता है वो ए बी सी डी चारों के चारों हो सकता है वो ए बी सी डी ई हो, सारे के सारे। तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन समझ में आ जाए। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, कथन जो है, कथन आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कथन पढ़ने के बाद आपको तर्क भी पढ़ना है। तर्क आपके पास कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 2 तर्क दे रखे हैं आपको अधिकतर। तो सबसे पहले बात तो कि कथन आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको तर्क पढ़ना है। तर्क आपको ये नहीं बताना है कि भैया पहला तर्क सही है दूसरा तर्क गलत है, या दूसरा तर्क सही है पहला तर्क गलत है। इस तरीके से नहीं करना है। आपको करना है कि पहला तर्क मजबूत है, प्रबल है, या दूसरा तर्क प्रबल है, या फिर पहला प्रबल है या फिर दूसरा प्रबल है। ना तो तर्क पहला नंबर प्रबल है और ना ही तर्क सेकंड प्रबल है। इस तरीके से आपको ऑप्शन देना है, आंसर देना है। समझ में आ गया आपको? अब एक बार कथन पढ़िए आप। कथन यह है कि क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण किया जाना चाहिए। ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण यानी कि कृषि जो है, खेती, वो मशीनों से की जानी चाहिए। तर्क पढ़िए अब। हाँ, ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा। और सेकंड ऑप्शन इसका अपोजिट है कि नहीं, कई ग्रामीण इससे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपको इससे, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे नियम देखिए आप खुद। ये सारे नियम आप जब पढ़ लेंगे, इसको बार बार ध्यान देंगे, तो आप खुद आंसर करने लग जाएंगे। देखो, अगर ग्रामीण कृषि में मशीनीकरण होगा तो क्या ग्रामीण बेरोजगार होंगे क्या? ये तो गलत है सरासर। और हाँ, ऐसा करने से उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा
क्योंकि कम समय में मशीनीकरण से कम समय में उत्पादन होएगा अधिकतर, तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बेरोजगार हो जाएंगे, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क पहला प्रबल है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं कि कभी कभार जो होता है वो दो तरीके से तर्क होते हैं। एक होता है मजबूत तर्क और एक होता है कमजोर तर्क। तो मजबूत तर्क क्या होता है? ऐसे तर्क जो कथन में कही गई पॉजिटिव बातों का समर्थन करे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में पहले नंबर पे यहाँ पे कथन, ओ सॉरी, तर्क पहला देखिए। तर्क पहला ये क्या है? ये पॉजिटिव तर्क है, तो पॉजिटिव बातों का समर्थन करता है। नेगेटिव बातों का क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है, तो उसे ही मजबूत तर्क कहा जाता है। लेकिन समर्थन या विरोध के पीछे एक अच्छी सोच जरूरी होनी चाहिए। और कमजोर तर्क क्या होता है? कमजोर तर्क होता है ऐसे तर्क जो कथन में कही गई पॉजिटिव बातों का विरोध करे। यहाँ पे पॉजिटिव बात है कि कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए, पॉजिटिव बात है। अब इस पॉजिटिव बात को नेगेटिव बात कौन कर रहा है? कथन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? नेगेटिव बात कर रहा है। तो ये क्या है? कमजोर तर्क है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा कमजोर तर्क है, कौन सा प्रबल तर्क है। बात आ गई आपको क्लियर? और डाउट क्लियर हो गए आपके? अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए, कथन पढ़िए। लड़कियों को जूडो कराटे की कला सीखनी चाहिए। सही बात है, जूडो और कराटे की कला सीखनी चाहिए आजकल के ज़माने को देखते हुए। तो अब तर्क पढ़ते हैं हम। तर्क है कि हाँ, यह उन्हें स्वयं को गुंडों और बदमाशों से बचने में सक्षम बनाता है। वहीं दूसरा तर्क कह रहा है कि नहीं, वे अपने स्त्री लावण्य को खो देगी। बताइए, अब आप खुद ही बताइए कि आप खुद सक्षम है इस क्वेश्चन को करने में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? तर्क एक प्रबल है। तर्क एक क्या हो जाएगा? प्रबल है। सबसे पहली बात, नेगेटिव आंसर नहीं देना है। अगर आप एक अधिकारी की तरह सोचना चाहिए आपको कि अगर लड़कियां जूडो और कराटे सीखेगी तो सही बात है, गुंडों और बदमाशों से बचेगी वो, और स्त्री लावण्य को खो देगी, ये बात सरासर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश कीजिए। कथन पढ़िए। क्या राजनीतिक दलों पर लगाया जाना चाहिए? राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब ये प्रतिबंध किससे संबंधित है वो हमारे को नहीं बताया गया है। तर्क पढ़ेंगे हम कि हाँ, राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। और कथन 2 कि नहीं, इससे लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। अब राजनीतिक दलों पर अगर प्रतिबंध लगा दिया हर एक चीज़ से, मान लो चाहे वो प्रचार प्रसार से हो, चाहे वो किसी कार्य से संबंधित हो, चाहे वो किसी के बारे में विरोध कर रहे हो, भूख हड़ताल कर रहे हो, अनशन कर रहे हो, तो हर एक चीज़ से मान लो प्रतिबंध लगा दिया राजनीतिक दलों पर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तर्क तो बोल रहा है कि हाँ, राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, और दूसरा तर्क कह रहा है कि इससे लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। अब इससे क्या बात समझ में आती है कि ऐसा करने से ना तो राजनेताओं को सबक सिखाया जा सकता है, नहीं सीख सकते राजनेता कभी भी सबक ऐसे कामों से, तो कि अगर राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे, और लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, ये भी बात क्या है? गलत है। अगर प्रतिबंध लगा दिया तो क्या लोकतंत्र का अंत हो जाएगा? कोई कार्य नहीं करेगा? ऐसा तो है नहीं। क्या सरकार नहीं चलेगी? क्या सरकारी जितने भी कार्य हो रहे हैं वो नहीं होंगे? तो ये दोनों ही कथन गलत है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि न तो तर्क फर्स्ट और न ही तर्क सेकंड प्रबल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई आपको क्लियर समझ में? क्लास कैसी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना अपना मत छोड़ दो कि हाँ, कि सर ऐसी ऐसी क्लास है, इतनी अच्छी क्लास है, इतनी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे आपको टॉपिक लाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी आपको टॉपिक हार्ड लगता हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो, तो मैं आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कथन पढ़िए। क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए? क्या शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ते का भुगतान करना चाहिए? तर्क देखेंगे हम कि हाँ, यह उन्हें रोजगार तलाशने या कुछ स्वरोजगार उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान करता है। अगर वो सरकार बेरोजगार भत्ते देगी तो युवा जो है रोजगार तलाशेगा और कुछ स्वरोजगार उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए
कुछ मौद्रिक सहायता प्राप्त कर सकेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, यह आजीविका कमाने के लिए कुछ करने की उनकी इच्छा को कम करता है और इस प्रकार बेरोजगार युवाओं के बीच आलस्य, क्या लिखा गया है यहाँ पे, आलस्य को बढ़ावा देता है। यहाँ पे देखिए आलस्य को मैंने हाईलाइट किया है। अब इसमें बात आपको दोनों की तर्क जो है वो समझने चाहिए। इन दोनों तर्कों में क्या है, दोनों बात सही कही गई है कि अगर बेरोजगार भत्ता दिया गया सरकार की तरफ से युवाओं को, तो वह अपने रोजगार को तलाश सकेंगे, कहीं और भी जगह कुछ स्वरोजगार कर सकेंगे कि अगर मान लो बेरोजगार है तो कुछ पैसा लगा के, कुछ राशि लगा के खुद का रोजगार स्थापित कर लिया या शुरू कर दिया। दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि अगर ऐसा किया जाए कि मंथली आपको 500 रुपये भी दिए जाए बेरोजगार को, तो वही वो क्या करेगा, वो उसको आलस्य आ सकता है, उसको काम करने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता है कि फ्री में 500 रुपये आ रहे हैं हमारे घर बैठे। तो दोनों ही कथन एक तरीके से प्रबल है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। यदि तर्क पहला और तर्क दूसरा दोनों प्रबल है, यही बताना है आपको। देखिए एक चीज और, हो सकता है कि मैं आपको ये सारी की सारी क्लासेज करा रहा हूँ तो आप भी सारी की सारी क्लासेज कर रहे हैं, उधर से एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है कि भर्ती में एक ना एक क्वेश्चन अटपटा आता ही आता है। मान लो कथन और तर्क से संबंधित कोई क्वेश्चन अटपटा आ जाए तो भी आप क्वेश्चन कर सकोगे। क्यों कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको, कथन और तर्क, कथन और कार्यवाही, कथन और अवधारणा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जितने भी टॉपिक है जो आपको हार्ड लगते हैं उससे संबंधित मैं सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो पिछली भर्ती में पूछे गए हैं। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जेल प्रेरी में अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। तो ये जरूर क्लास करना, आगे भी ऐसी क्लासेज आएगी, कम से कम इसके 3 पार्ट बनाऊंगा मैं, ये पहला पार्ट है, इसके अलावा फिर 2 पार्ट और आएंगे। ये तो कथन और तर्क से संबंधित, फिर कथन और कार्यवाही के 3 पार्ट, फिर कथन और अवधारणा के 3 पार्ट, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। कथन कह रहा है कि क्या भारत में विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क, हाँ, वे विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और दूसरा तर्क है कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती है या होता है। अब आप खुद देखिए कि अगर विदेशी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया गया, वही बात कि लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगा दो वो राजनीतिक दलों पर, तो हाँ वे विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जी, विदेशी संस्कृति। जब विदेशी फिल्म है तो विदेशी संस्कृति दिखाएंगे उसमें, तो इसके अंदर लिख रखा है जो हमारे मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो प्रभाव एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तर्क सेकंड बोल रहा है कि नहीं, विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती है, जरूरी नहीं है। हमारी खुद की फिल्में भी है, बॉलीवुड फिल्में जो कि बहुत अच्छी होती है, और अब तो साउथ इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है, RRR, बाहुबली, और भी आपके मन में है तो आप कमेंट में बताना, मैं भी देख लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो यह प्रबल है और ना ही ये वाला तर्क प्रबल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न तो तर्क पहला और न ही तर्क सेकंड प्रबल है, दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है। समझ में आ गया, यहाँ पे ये और हटा देना। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक बार बहुत इजी होते हैं ये भी, बहुत तो क्या, बस इतना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कथन पढ़िए, क्या सभी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ताकि वे सरकार से वेतन प्राप्त कर सके और रोगियों को मुफ्त में इलाज कर सके। पहला तर्क है कि नहीं, कोई देश ऐसा लोकतांत्रिक चीज कैसे कर सकता है। और तर्क सेकंड ये है कि हाँ, कई समस्याओं के बावजूद यदि यह अनैतिक चिकित्सक प्रथाओं का उन्मूलन न भी कर सका तो भी ये निश्चित रूप से इसे कम करने में मदद जरूर करेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कथन ये बोल रहा है कि क्या सभी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो है उनको सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि वे गवर्नमेंट के वेतन से वेतन प्राप्त कर सके और रोगियों को मुफ्त में इलाज कर सके। तर्क ये तो कह दिया पहला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देश ऐसा लोकतांत्रिक चीज ऐसे कैसे कर सकता है, यह हमसे क्वेश्चन कर रहा है।
और दूसरा ये है कि ये तो गलत हो जाएगा, देखिए, क्योंकि लोकतांत्रिक चीज कैसे कर सकता है ये? क्या क्या तर्क है ये? आपको जब भी ये पॉजिटिव है, अच्छी बात कही गई है इधर कि हाँ, गवर्नमेंट की तनख्वाह प्राप्त होनी चाहिए डॉक्टर्स को, और रोगियों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, ये पॉजिटिव बात कही गई है। इसका विरोध कर रहा है तर्क पहला, ये क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है नहीं बोल के, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है हाँ, लेकिन हाँ के बाद भी देखिए क्या बोल रहा है, कि कई समस्याओं के बावजूद यदि यह अनैतिक चिकित्सा प्रथाओं का उन्मूलन नहीं भी कर सका, तो भी ये निश्चित रूप से इसे कम करने में मदद जरूर करेगा, यानी कि रोगियों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद का सौदा तो हो गई होगा। तो तर्क सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए तर्क सेकंड कौन से ऑप्शन में प्रबल दिया गया है। अब इसके अंदर सिक्स के अंदर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। केवल तर्क सेकंड प्रबल है। अब क्यों प्रबल है बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब कथन दिया गया है, क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए, पूछ रहा है। तर्क बोल रहा है कि नहीं, ये देश की भविष्य की प्रगति में बाधा डाल देगा। बात तो सही है, जब लोग बाग मास्टर नहीं करेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे, और भी कोई फेलोशिप प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, तो ये देश की भविष्य की प्रगति में बाधा तो डालेगा ही डालेगा। क्योंकि आप देख लो, जितने भी अधिकारी है वो सारे के सारे क्या है, अपने अपने फील्ड के अंदर मास्टर्स कर रखे हैं। कोई टेक्नोलॉजी में मास्टर है, कोई आर्ट्स के अंदर मास्टर है, एमए है, एमटेक है, एमफिल है, कोई पीएचडी कर रखा है उस पर, तो ये उच्च शिक्षा ही तो है। और दूसरा तर्क ये है कि हाँ, ये शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा। अब बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ रही है, तो इसके अंदर देखिए ये हाँ, ये शिक्षित बेरोजगारी को कम करेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है आप खुद बताइए। जब आप उच्च शिक्षा को बंद कर देंगे, एकदम प्रतिबंध लगा देंगे, बंद कर देंगे एकदम, तो क्या शिक्षित बेरोजगारी कम हो जाएगी? नहीं होगी। और ये प्रबल हो जाएगा कथन सेकंड, कथन फर्स्ट की देश की भविष्य की प्रगति में बाधा डाल देगा। ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है, यानी कि पहला जो है वो फर्स्ट प्रबल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, ये कथन दिया गया है और क्वेश्चन मार्क किया गया है, यानी कि पूछा गया है। अब आपको तर्क देना है। पहला तर्क तो बोल रहा है कि नहीं, तर्क क्या है, एक ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है। मान लो कथन क्या है, ये टीचर है, मास्टर है आपका। मास्टर जी बोले कि एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, यानी कि पूछ रहे हैं आपसे। पहला बच्चा खड़ा हुआ, वो बोल रहा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम के बोझ को भी कम करता है। बात इसने सही कही। कोई भी संयुक्त परिवार है, उसमें दादा दादी है, फिर उनके भी बच्चे होते हैं। मान लो आपके ताऊ है, फिर आपके पापा है, फिर चाचा है, फिर इन सभी की शादी हो रखी तो ताई है, आपकी मम्मी है और चाची है। अब जब काम है बहुत सारा, तो कोई भी कर देगा, ताऊ जी कर देंगे। ताऊ जी अगर मान लो बाहर गए तो आपके पिताजी कर देंगे। मान लो ताऊ जी और पिताजी दोनों बाहर गए तो चाचा जी कर देंगे। कोई घर में नहीं है तो महिलाएं घर पे है, महिलाओं का काम महिलाएं कर देगी। तो एक तरीके से संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करता है और काम के बोझ को भी कम करता है। पहला सही मानता हूँ। सेकंड बोल रहा है कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, कि एकल परिवार के अंदर स्वतंत्रता सही होती है, आने जाने की रोक टोक नहीं होती है, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कुछ पूछेगा नहीं आपसे। लेकिन संयुक्त परिवार में हर एक जन को पता होना चाहिए कि कोई कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, स्वतंत्रता नहीं है एक तरीके से। तो एट का अंदर क्या है कि तर्क पहला और तर्क सेकंड दोनों प्रबल है। ऑप्शन नंबर ई में तर्क पहला और तर्क सेकंड दोनों प्रबल है। समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आपको मैं ये जो कथन और तर्क करा रहा हूँ, इसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि क्यों भाई पहला तर्क क्यों मजबूत है, दूसरा तर्क मजबूत क्यों नहीं है, ये दोनों तर्क प्रबल क्यों है। ये इनका भी मैं आपको एक सटीक उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एक तरीके से रिलेट कर सको, मुझ पर विश्वास बना सको कि हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो एकदम सही है, आपके हित के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कथन, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? क्या भारत को कश्मीर
ये कोमा है यहाँ पे, क्या भारत को कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए? अब चाहे दे नहीं दे हम तो नहीं मानेंगे, कथन चाहे वो तर्क चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम तो नहीं देंगे। अब तर्क पढ़िए। पहला बच्चा बोल रहा है कि नहीं, कश्मीर एक सुंदर राज्य है, ये भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब ये बात एकदम गलत हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि कश्मीर एक सुंदर राज्य है, बात तो सही है, लेकिन क्या भारत में एक कश्मीर ही है सुंदर राज्य? हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और भी साउथ के जितने भी शहर हैं, क्या वो एक सुंदर राज्य नहीं है? हमारे राजस्थान में खूब सारी चीज़ें हैं देखने लायक और विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। सेकंड तर्क ये है कि हाँ, ये संघर्ष सुलझाने में मदद करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर नाइन्थ का? नाइन्थ का ये होगा कि कश्मीर एक सुंदर राज्य है, हाँ जी है, भारत के लिए बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बात तो एकदम सही है दोनों, यानी कि सुंदर राज्य भी है और विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। चाहे कश्मीर से सुंदर भी राज्य होंगे, लेकिन ये बात तो सही है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करता है कि नहीं करता? करता है। लेकिन संघर्ष सुलझाने में मदद करेगा, ये एकदम से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे तो वो कभी भी हमला नहीं करेगा, कभी भी आतंकवादी हमला नहीं करेगा? क्या ऐसे संघर्ष सुलझ सकता है? क्या विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होएगा। तो केवल और केवल तर्क पहला ही प्रबल है। अब बोर्ड के अंदर ये वाला ही ऑप्शन सही माना गया था, केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। तो आपको ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़िए आप। क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? अब जितने भी कॉलेज हैं उसके अंदर छात्र ही राजनीति में भाग लेते हैं। तर्क ये कह रहा है कि हाँ, यह उनमें नेतृत्व के गुणों को अंतर्विष्ट करता है। और सेकंड तर्क कह रहा है कि नहीं, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अपने करियर का निर्माण करना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन अपने अपने जगह पर ठीक है। अगर वो छात्र नेता जो है वो राजनीति में भाग नहीं लेगा, तो वो किस तरीके से बाद में जब भी नेता बनेगा, या प्रजा उसको नेता बनाएगी, जनता उसको नेता बनाएगी, तो किस तरीके से वो क्या काम कर सकेगा जब उसने कॉलेज लेवल पे ही काम नहीं किया, राजनीति में काम नहीं लिया? और सेकंड भी सही है कि नहीं, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अपने करियर का निर्माण करना चाहिए ताकि वो और भी अच्छा नेता बन सके। लेकिन बात देखिए, ये देखिए यहाँ पे कि केवल और केवल तर्क पहला यहाँ मजबूत माना जाएगा। केवल और केवल तर्क फर्स्ट ही आपका प्रबल मजबूत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, इसका नेगेटिव विरोध कर रहा है, यानी कि कथन सेकंड क्या है, नेगेटिव कह रहा है और विरोध कर रहा है कि नहीं, क्या छात्र अगर राजनीति में आ जाएगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा? ये तो इसका मतलब यही हुआ। तो अगर कोई छात्र राजनीति में है तो वो पढ़ाई भी करता ही है, करियर का निर्माण भी करता ही है। तो ऑप्शन सेकंड जो है, इनकी कथन तर्क सॉरी तर्क सेकंड जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि विरोध कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका। कौन सा तर्क फर्स्ट? आपका फर्स्ट सही हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10th का 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात आ गई क्या आपको क्लियर, समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी, 5 क्वेश्चन और है, 15 तक आपके हैं। टोटल आपके लगभग 50 क्वेश्चन हैं। इसके 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15-15 आपको करवाऊंगा हर एक पार्ट के अंदर, और 5 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। समझ में आ गया? कथन, क्या केवल कुछ राज्यों में ही विदेशी निवेश पर ध्यान होना चाहिए? क्या केवल कुछ राज्यों में ही विदेशी निवेश पर ध्यान होना चाहिए? तर्क कह रहा है कि नहीं, ये देश के समग्र विकास की नीति के खिलाफ है। और वहीं तर्क सेकंड बोल रहा है कि हाँ, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमी है। बताइए, आप दोबारा से पढ़िए, आप खुद तोड़ के कथन को तोड़िए, समझिए उसको। कथन कह रहा है कि क्या केवल राज्यों में ही विदेशी निवेश पर ध्यान होना चाहिए? पहला तो बोल रहा है कि नहीं, ये देश के समग्र विकास की नीति के खिलाफ है, यानी कि देश में नहीं कर रहे हम, सिर्फ राज्यों में विदेशी निवेश कर रहे हैं, देश में नहीं कर रहे। तो ये भी गलत हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे कि ये भी सही है। क्यों सही है? समझ में आ गया होगा आपको। देश के समग्र विकास की नीति के खिलाफ, यानी कि देश का विकास नहीं होगा, हर एक राज्य का विकास हो जाएगा। कुछ राज्य का ज़्यादा हो जाएगा, कुछ राज्य का कम हो जाएगा, उसका और कम हो जाएगा। तो देश क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग हर एक राज्य में निवेश करता है।
और तर्क सेकंड देखिए कि हाँ, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमी है। राज्यों में बुनियादी ढांचे की तो कमी है ही, तो ये भी सही है। आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, या तो पहला या फिर सेकंड, दोनों में से एक प्रबल है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमको नहीं पता कि पहला प्रबल है या सेकंड प्रबल है, दोनों लग रहा है आपको, तो या तो पहला या फिर सेकंड प्रबल है। समझ में आ गया? या तो आप देश में निवेश कर सकोगे या फिर राज्य में, दो ही तो आपके पास ऑप्शन है। या तो देश में कर लो, भारत देश में आपको निवेश कर लो, या भारत में जितने भी राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उनमें से जिनको अच्छा लगेगा उधर वो निवेश कर देंगे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप क्या कहेंगे? या तो तर्क पहला सही है या दूसरा तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कथन दे रखा है, क्या भारत में आलीशान होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? तर्क पहला कह रहा है कि हाँ, ये ऐसे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना कार्य संचालन करते हैं। और सेकंड तर्क है कि नहीं, समृद्ध विदेशी पर्यटकों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जितने भी विदेशी आते हैं वो अपन को सुरक्षित महसूस करने के लिए आलीशान होटलों में रुकते हैं, धर्मशाला में तो रुकेंगे नहीं। धर्मशाला में रुकने लग गए तो पता नहीं विदेशियों के साथ क्या हो सकेगा। तो कथन जो है उसके मद्देनजर ये तर्क जो है वो आपके सेकंड वाला प्रबल है। क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अपना कार्य संचालन करते हैं, क्या वो आलीशान होटलों से करते हैं? क्या आलीशान होटलों से नहीं करते। अगर वो आलीशान होटलों से भी करते हैं तो भी ये गलत हो जाएगा। हमारे को नेगेटिव आंसर देना ही नहीं है। जब कह दिया, आपको ऑफिसर की तरह, अधिकारी की तरह सोचना है। अगर आप ऐसे ऐसे सोचने लगेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ये तर्क पहला तो गलत हो गया। तर्क सेकंड बढ़िया है कि होटलों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, समृद्ध विदेशी पर्यटकों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी वरना। तो केवल और केवल तर्क सेकंड प्रबल है। बात आ गई आपको क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कथन है कि क्या सीमा पार यानी कि बॉर्डर पर तनाव को रोकने के लिए भारत पड़ोसी देशों के साथ बातचीत कर सकता है? कि पाकिस्तान पे तनाव है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो भारत जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी से भी बातचीत कर सकता है या फिर डायरेक्ट अंधाधुंध फायरिंग। तो तर्क देखते हैं अब। तर्क पहला है कि हाँ, सीमा पर आतंकवाद को कम करने के लिए और निर्दोष लोगों की जान के नुकसान को रोकने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तर्क सेकंड जो है वो कह रहा है कि नहीं, इस तरह के मामलों में पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वे इसके बाद भी विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। अब देखिए, पहला जो है वो बात यह है कि सीमा पार आतंकवाद को कम करने के लिए और निर्दोष लोगों की जान के नुकसान को रोकने के लिए यही एकमात्र, देखिए एकमात्र को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं अच्छे से, एकमात्र रास्ता है। क्या ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है? गलत। क्या बातचीत करके ही हल निकाला जा सकता है? नहीं। क्योंकि तर्क सेकंड देखिए वो ज़्यादा प्रबल है। वो तर्क सेकंड कह रहा है कि इस तरीके के मामलों में पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लाइव एग्जाम्पल है अच्छा खासा, पाकिस्तान। कितनी बार ही हमने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे बाद में भी एक आतंकवादी हमला करते ही करते हैं, इसके बाद भी विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। तो तर्क द्वितीय यानी कि तर्क सेकंड आपका ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। केवल और केवल तर्क सेकंड प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन दे रखा है, जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जंगली जानवर है, उनको पकड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रतिबंध तो है ही। हाँ, जानवरों को पकड़ने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये तर्क क्या एकदम सही है क्या? सेकंड तर्क है कि नहीं, शिकार और जानवर को पकड़ने वालों पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। अब आप दोनों को तर्कों को कंपेयर करना है। जानवरों को पकड़ने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं इसलिए हम प्रतिबंध लगाएं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? सेकंड है कि नहीं, शिकार और जानवरों को पकड़ने वालों पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसका आंसर या तर्क ऐसा होता है कि हाँ, जंगली जानवर हमारे एक एनवायरनमेंट को
जो चक्र होता है, पर्यावरण चक्र, उसको पूरा करते हैं। जानवरों को नहीं मारना चाहिए। जानवर एक हमारे पर्यावरण चक्र का एक अभिन्न अंग है। तो हम उस तर्क को प्रबल कर सकते थे, लेकिन जानवरों को पकड़ने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये गलत है। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि या ना तो तर्क पहला और ना ही तर्क सेकंड प्रबल है, दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई आपको क्लियर? मैंने आपको जितने भी कथन और तर्क से संबंधित जितने भी पॉइंट लिखवाए थे शुरू के 2 स्लाइड के अंदर, उसको आप एक बार रिवीजन करना, उसको बार बार लिख के देखना, और जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ उस पर अप्लाई करके देखना कि क्या जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट वो सही है। जब आप वो कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि कथन और तर्क का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, कथन को, तर्क को अच्छे से पढ़ना है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये कार्य करना है। आपको ऑप्शन बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये है। ये आपको एक गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको लाइक वाला बटन दबा दूंगा, ताकि वो उसको समझ में आ जाए कि हाँ आपका आंसर सही है। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अब एक बात आप ध्यान से सुनिए। आपके जेल प्रेरी 2025 के ऊपर मैं अच्छे से फोकस हूँ। फोकस का मतलब ये है कि मैं जितनी भी यहाँ पे क्लासेस लगा रहा हूँ वो जेल प्रेरी के ऊपर लगा रहा हूँ, और बाकी भर्तियों के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूँ। तो जेल प्रेरी में सबसे पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, ये आपको अच्छे से करना है, अच्छे से आने चाहिए हर एक टॉपिक। सेकंड, आपके पास राजस्थान जीके, क्या बोला मैंने, राजस्थान जीके, ये जिसकी पढ़ी हुई नहीं है तो सबसे पहले तो मार्केट से एक अच्छी सी किताब लाके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो करने स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, या तो आप मेरे चैनल पे या किसी भी सर के किसी भी यूट्यूब चैनल पर पिछली भर्तियों की जितने भी आपके क्वेश्चन हो रखे हैं, पिछली भर्तियों पे जितने भी क्वेश्चन पूछा गए हैं बोर्ड द्वारा, वो आपको करने हैं, उसके हल करने हैं, उसके ऑप्शन देखने हैं। तो ये चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, विगत वर्ष के प्रश्न करवा रहा हूँ। आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, प्लेलिस्ट बना दी है, आपको क्लास मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। 2 क्लासेस बना दी है जो कि जितने भी पिछली भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चन है वो ही आएंगे, क्योंकि रिपीट। और तीसरा सब्जेक्ट अच्छे से सुन लो, तीसरा सब्जेक्ट आपको करना है जीएस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इसकी भी मैं क्लासेस लगा रहा हूँ। तो ये 3 क्लासेज ऐसी है जो आपके जेल प्रेरी के ऊपर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। इतनी बात आ गई, क्योंकि मैथ तो इसमें है नहीं, ना मैथ है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना कंप्यूटर है। ठीक है? अब आपको बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक दबाना, और शेयर जरूर करना। कमेंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।